डॉक्टर नीता खांडेकर, वरिष्ठ वैज्ञानिक, केंद्रीय पक्षी अनुसंधान संस्थान बरेली से की गई ये मुलाकात। आपसे बातचीत कर रही हैं मनदीप कौर। श्रोता नमस्कार, इनसे मिलिए इस कार्यक्रम में आज हमारे साथ हैं डॉक्टर नीता खांडेकर, केंद्रीय पक्षी अनुसंधान संस्थान की वरिष्ठ वैज्ञानिक। महिलाएं कहाँ नहीं पहुंची हैं, कहाँ नहीं दिखाई देती हैं, इसका प्रत्यक्ष प्रमाण, प्रत्यक्ष उदाहरण हमारे साथ में है इस समय स्टूडियो में डॉक्टर नीता खांडेकर के रूप में। आइए उनसे आपकी मुलाकात कराते हैं। डॉक्टर नीता, स्वागत है आकाशवाणी रामपुर के स्टूडियो में आपका। नमस्कार मनदीप जी। नीता, ये बताइए कि बरेली में कब से हैं और केंद्रीय पक्षी अनुसंधान संस्थान बरेली कब से जुड़ी हुई हैं? मनदीप जी, बरेली में तो मैं 1971 से हूँ। मैंने सोच लीजिए अपने पूरी स्कूलिंग जो है 10th तक की बरेली में ही की है। उसके बाद पन्नगर में बीएससी का ग्रेजुएशन अपना किया है होम साइंस से, और फिर मैंने फिर बरेली 1986 में IVRI में अपनी MSc और PhD करने के लिए वहाँ ज्वाइन किया था। और उसका ये फॉर्चुनेट है और ये मेरा सौभाग्य है कि मुझे नौकरी भी जब मैंने अपनी चॉइस दी थी तो बरेली में ही, क्योंकि मेरे हस्बैंड थे, तो वहीं मुझे नौकरी भी मिल गई है। और तब से आप सोच लीजिए मैं बरेली वासी ही रह गई हूँ। रहने वाली वैसे आप कहाँ की बेसिकली? बेसिकली फादर तो हमारे गुरदासपुर के हैं, और लेकिन क्योंकि सर्विस में रहे हैं तो ये सोचिए कि हम पूरे भारत वर्ष के ही रहने वाले हैं। और मेरे ख्याल नेशनल इंटीग्रेशन का यही एक वो है कि पंजाब के होते हुए यूपी में सेटल्ड हैं। और हस्बैंड महाराष्ट्र के हैं। तो तभी मैंने नेशनल इंटीग्रेशन की बात करी है। कॉम्बिनेशन है। हाँ जी, वो महाराष्ट्रन है, अमरावती को बिलोंग करते हैं, और अब हम रह तो बरेली में थे। अब बताओ थोड़ा सा बचपन की यादें कि किस तरह से एजुकेशन हुई, क्या ख्वाब था जो आज है, क्या यही बनना चाहती थी या कुछ और सोच थी? मनदीप जी, अगर मैं असल में बताऊं, मैं बहुत ही क्या कहना चाहिए, चंचल किस्म की हुआ करती थी जब मैं छोटी में थी। और मेरे माता पिता को ये पूरा विश्वास था कि मैं कुछ ज़्यादा पढ़ूंगी लिखूंगी नहीं और बैठ के कुछ भी करा करूंगी। लेकिन बीएससी करने के बाद मैंने, क्योंकि होम साइंस से किया था, 4 साल 10th के बाद में किया था, हॉस्टल में रही थी, तो इस वजह से बहुत मम्मी पापा की याद आती थी, तो मैंने पढ़ाई छोड़ दी थी। और 2 साल आर्मी स्कूल में मैंने नौकरी भी करी थी नर्सरी में। और फिर अचानक से मुझे कुछ लगा कि ये क्या मेरी ज़िंदगी है। मैंने जब इतना पढ़ा है, एक ग्रेजुएशन किया है अच्छे कॉलेज से, अच्छी यूनिवर्सिटी से, जीबी पंत यूनिवर्सिटी से किया था, तो मुझे लगा कि मुझे अपनी लाइफ में कुछ और भी करना चाहिए। और वहाँ बहुत ट्राइबल्स थे पचमढ़ी में, जहाँ मेरे पिताजी उस समय पोस्टेड थे, तो मुझे लगता था कि उनके लिए कुछ करना चाहिए। तो मेरी एक दोस्त थी जो IVRI में, उसके हस्बैंड थे, उन्होंने बताया कि यहाँ पर एक्सटेंशन एजुकेशन का एक कोर्स होता है, एक पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री है। तो फिर मैंने एडमिशन के लिए वहाँ अप्लाई किया, और फॉर्चुनेटली हम लोग काफ़ी सारे जने थे, लेकिन 2 जनों का हमारा एडमिशन हुआ। और फिर तो जो एक लाइन पकड़ी तो उसमें बस चलते ही गए। और मेरे ख्याल मेरे घर में जितना मैंने पढ़ा उतना किसी ने नहीं पढ़ा, क्योंकि हम लोग 4 बहनें हैं, और मेरे फादर की जो एक्सपेक्टेशन थी वो पहले 2 से ज्यादा थी। तो वो तो दोनों, वो भी स्कूल टीचर्स बनी, सेंट्रल स्कूल में उनको नौकरी मिली, लेकिन मेरे तक आते आते उनका जो एंथुसियाज्म था और उनकी जो वो जोश था कि भाई पुश करना है, वो खत्म हो चुका था। तो वो कहते हैं जिसको नहीं पुश किया वही सबसे आगे बढ़ी, और बाकी जो है वो रह गई हैं। MSc करने के बाद में फिर डॉक्टरेट करने की बात मन में कैसे आई? एक बार जब MSc कर लेता है इंसान, तो उसको ये होता है कि आगे अब तो एक्सेल करना ही है। जब तक डॉक्टरेट नहीं है तो हमारे फील्ड में, या तो टीचिंग में भी चाहे रिसर्च में भी, जब तक आपके पास एक मतलब डॉक्टरेट की डिग्री नहीं है, तब तक आप आगे प्रमोशन भी नहीं हो सकते, आप आगे उन्नति भी नहीं कर सकते हैं। आपको जब तक नॉलेज नहीं है पूरी, आपको पूरा ग्रास्प नहीं है। MSc में तो एक बिल्कुल एक सोचिए कि सीखने की स्टेज सी होती है जब हम, क्योंकि जिस तरह का हमारा एजुकेशन सिस्टम है, ये ट्रेडिशनल एजुकेशन सिस्टम से काफ़ी डिफरेंट है जो इंस्टीट्यूट का एजुकेशनल सिस्टम है। तो इसलिए PhD तो करना बिल्कुल अनिवार्य सा था। साइंटिस्ट बनने का जो आपका ये कहिए कि पीरियड रहा डॉक्टरेट करने के बाद में और जॉब में आने के बाद में, उसके एक्सपीरियंसेस कुछ हमारे साथ शेयर करिए।
जॉब में आने के बाद में मनदीप जी बताऊं कि क्योंकि मैं एक लेडी होने के नाते और CRI में जहां मैंने नौकरी शुरुआत करी थी अपनी, तो वहां पर सिर्फ एक और लेडी साइंटिस्ट होती थी और मैं होती थी। तो शुरू में बहुत से ऐसी कठिनाइयां थी जो मेल, क्योंकि हम लोग का फार्म भी रहता है, क्योंकि पोल्ट्री का है, मुर्गियों का फार्म है, तो लोगों को लगता था कि ये क्या कर पाएंगे वहां पर। तो एक चैलेंज सा रहता था। और मैंने आज तक अपने जितना भी पीरियड रहा है, मैंने किसी चीज को ना इसलिए नहीं कहा कि मैं एक औरत हूँ इसलिए मैं ये कार्य नहीं कर सकती हूँ। मुझे सुबह की फार्म की ड्यूटी दी गई 7 बजे की, कि आप 7 बजे आएंगी और फार्म में सारे लेबर को देखेंगी और सारा ये काम करेंगी। तो मैंने बस एक शर्त रखी, मैंने कहा ठीक है, मैं 7 बजे आऊंगी तो मैं 1 बजे घर चली जाऊंगी। तो ये मत एक्सपेक्ट करिए कि मैं 7 बजे आके फिर 10 बजे घर जाऊं और फिर 1 बजे दोबारा 10-11 बजे आऊं और फिर यहाँ घूमती रहूं। ये नहीं होएगा। अगर मैं 7 बजे आऊंगी, 7 से मैं एक पूरी ड्यूटी करूंगी और बढ़िया से फार्म संभालूंगी। और मेरे पास मेरे ख्याल से 1993 में मैंने CRI ज्वाइन किया था और शुरू से ही उन्होंने मेरे पास फार्म दिया है। और एक मुझे ये बहुत गर्व से कह सकती हूँ कि हमारा जो फार्म है TT सेक्शन का CRI में, उसकी जो हमारी जो फर्टिलिटी और हैचेबिलिटी से जज होता है कि फार्म कितना बढ़िया चल रहा है, तो जितने भी बाकी फार्म से बेस्ट हमारा रहता है। शोध कार्य की कोई ऐसी अचीवमेंट है जो आपको लगता है कि हाँ मैंने कुछ किया है? ऐसा होता है शोध कार्य में मनदीप जी के एक अकेले का तो कोई कंट्रीब्यूशन नहीं रहता, एक टीम का रहता है, एक पूरी टीम का रहता है। और हाल में ही हम लोग ने मिलकर, मेरा स्टूडेंट भी है, उसको मैंने एक ऐसा कार्य दिया। हम लोग क्या एक NATP की योजना चल रही है जिसमें हम लोग ने कई गांव ले रखे हैं, उसमें हम लोग अपना कार्य कर रहे हैं। किसी तरह की बर्ड ले रखी है और वहां पर हम लोग ने ये देखा कि क्या हमारी जो मुर्गियां हैं, जो देसी उन्नत मुर्गियां, एक तो होती है विदेशी मुर्गियां, देसी उन्नत मुर्गियां, क्या ये घर के पिछवाड़े में सफल रह सकती हैं। तो उस पर हमारे बहुत ही अच्छे रिजल्ट आए हैं उसके। और उसमें जो हम लोग ने जो काम किया है उससे हमें विदेश में भी, मैंने किसी से संपर्क किया था तो उन्होंने बड़ी उसकी सराहना की कि आपने बहुत अच्छा सा इनिशिएटिव लिया है। और वो कार्य वैसे अभी चल ही रहा है, उसका काफी कुछ 75% सोच लीजिए हो गया है और बाकी भी चल रहा है। इसके अतिरिक्त क्या होता है मनदीप जी कि जो कुक्कुट पालन में बहुत से लोग यूं ही करने लग जाते हैं बिना ये जानकारी हुए कि कैसे करना चाहिए। तो इस पे भी मैंने एक स्टडी करके ये देखा था कि क्या वाकई में करना चाहिए और लोग क्या करते हैं, तो ये कितना गैप है। और आपने देखा होगा कि हमने कई कार्यक्रम आपके साथ भी चलाए हैं, फार्म स्कूल ऑन एयर। और इससे जो है, अब जब हमें गैप मालूम है तो हमें ये मालूम है कि लोगों को एजुकेट करना है। तो एजुकेट करने के लिए हम लोग ने ये कार्यक्रम चलाया है। ये मुझे शोध से ही पता चला था कि कितना गैप है। और जो अभी हमने पिछला फार्म स्कूल ऑन एयर भी चलाया था, उसमें भी एक छोटी सी मैंने रिसर्च शोध करी कि जो श्रोता है वो रजिस्टर तो बहुत सारे करते हैं, जवाब कम देते हैं। तो ये क्यों कम जवाब देते हैं, क्या कारण है उसमें, क्या इनको इंटरेस्ट नहीं आता, क्या ये सुनते नहीं है। तो उसमें बड़ा मेरे को अच्छा लगा ये जानकर कि सुनते अधिकतर सभी लोग हैं, कुछ आलस के कारण छोड़ देते हैं। कई बार वो कहते हैं कि बिजली नहीं होती है। कई लोगों ने कहा कि हमें पंजीकरण संख्या नहीं पहुंच पाई थी इसलिए हमने नहीं दिया। किसी ने ये नहीं कहा कि नहीं हमने सुने ही नहीं, हमने हमारा इंटरेस्ट खत्म हो गया इसलिए हमने जवाब नहीं दिए। तो इस तरह की छोटी मोटी रिसर्च हम लोग करते रहते हैं। बीइंग ए लेडी किस तरह की दिक्कतें आई हैं इस फील्ड में आने के बाद में? क्योंकि जाहिर है कि जिस फील्ड में आपको बीइंग ए वैज्ञानिक थोड़ा महिलाओं से अलग का क्षेत्र लगता है ये देखने में, तो कुछ किस तरह की दिक्कतें आपको लगी कि हाँ महिलाओं से ज्यादा पुरुष बेहतर स्थिति में है यहाँ पर, या पुरुष होती में तो शायद ज्यादा कर पाती? मनदीप जी, मुझे आज तक कभी अपने महिला होने पर कभी दुख नहीं लगा, कभी उसका खेद नहीं हुआ कि मैं अगर पुरुष होती तो इससे ज्यादा कर सकती। क्योंकि लेकिन ये जरूर है कि जहाँ वर्क प्लेस है उसमें आपको शुरू में अपनी एक आइडेंटिटी बनाने के लिए काफी मेहनत करनी पड़ती है। मेहनत इसलिए क्योंकि सबको लगता है क्योंकि ये महिला है इनको ये फेवर मिल जाता है। वो ये नहीं समझ पाते हैं कि हम अपने काम से अपने आप की अपनी पहचान बना रहे हैं। सबको लगता है कि ये महिला है इसलिए इनको ये सारे फेवर्स मिल जा रहे हैं, इसलिए इनकी बात सब सुन रहे हैं। और ये बहुत टाइम लगता है एस्टैब्लिश करने में कि हम अपने काम की वजह से जाने जा रहे हैं, ना कि एक महिला होने के नाते जाने जा रहे हैं। और इसको प्रूव करने में, और स्पेशली जो आपके स्टाफ है,
हमारे अंडर में जो काम कर रहे हैं वो सभी पुरुष हैं, और किसी को भी ये पसंद नहीं आता है कि एक महिला उनको डिक्टेट करे। ये हमारी मेरे ख्याल प्रवृत्ति नहीं रही है। बिल्कुल। तो उसको डील करने में काफी परेशानियां आती हैं, पर उसका तरीका अलग होता है कि प्यार से करिए, उनको कॉन्फिडेंस में लेके करिए, उन पे पूरा विश्वास जता के अगर आप करें तो आप एक अपनी पोजीशन बना लेते हैं, और एक बार आपकी पोजीशन बन गई फिर उसके बाद कोई परेशानी नहीं आती है। अनीता, आपने इस काम का जो अनुभव है वो तो थोड़ा सा आपने हमारे साथ शेयर किया, इसी फील्ड में रहकर और कुछ शोध से थोड़ा सा अलग हटके इसी के पैरेलल और कुछ ऐसा किया है जो लगता है कि हाँ मैंने कुछ किया है? मनदीप जी, इसमें जो खास बातें हैं कि कुछ तो हम लोग ट्रेनिंग करते हैं अपने फील्ड में, हाँ, तो वो तो सभी लोग करते हैं, लेकिन एक कॉन्फ्रेंसेस होती हैं जो हमारे एक शोधकर्ता के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होती हैं कि हम कॉन्फ्रेंस में अपने पर्चे प्रेजेंट करें। तो उसमें मेरे पास 2 बार ऐसी अपॉर्चुनिटी आई है या मौके आए हैं कि एक बार एक मेरा शोध का कार्य था कंजर्वेशन पर, कि क्या महिलाओं का क्या रोल है जो हमारी अपनी ये जातियां हैं उनको कंजर्व करने में, उनको सुरक्षित रखने में, उसके बाहर वाली विदेशी जातियों से उसकी नस्लें खराब ना हो। तो उस कार्य का एक जो मेरा शोध का पेपर था वो मैंने नेपाल में एक कॉन्फ्रेंस हुई थी वहाँ प्रेजेंट करा था। तो उसका भी एक अलग ही अनुभव रहा था, क्योंकि हम लोग के कई जनों 5-6 जनों के पर्चे थे और फिर एक्सेप्टेंस आई। तो बाहर जाने की जब बात आती है तो ये जो हमारा बहुत ही मुश्किल होता है ICS सिस्टम में कि कोई बाहर जा सके। तो हमारे डायरेक्टर साहब फॉर्चुनेटली इतने बढ़िया आदमी हैं, उन्होंने ये कोशिश करी कि हम लोग जो 4 जनों के पर्चे थे उनको सबको ही लेके वो संघ में चले, और उसमें मुझे भी एक मौका मिला बाहर जाने का, नेपाल जाने का, देश विदेश के लोगों से वहाँ मिलके बातचीत करने का। और ऐसा ही एक मौका मुझे सन 2000 में कनाडा जाने का मिला, और उसमें तो बल्कि हमारी जो वर्ल्ड की पोल्ट्री कांग्रेस होती है, एक बार ये 96 में इंडिया में भी हुई थी, उसमें भी एक खास अचीवमेंट मेरा वो भी मैं कह सकूंगी, क्योंकि एक हम लोग के शोध कार्य में होता है कि ओरल प्रेजेंटेशन, आपको बुलाया जाता है और आप वहाँ एक प्रेजेंटेशन करते हैं। तो उसमें मेरा पर्चा सेलेक्ट हुआ था और मैंने सबके सामने एक ओरली वहाँ प्रेजेंट करा था। भारत में मेरा ही था लेडीज में, और देश विदेश की वहाँ सारी महिलाएं और भी थी, और उनका पर्चा प्रेजेंट हुआ था। और इसके बाद मुझे कनाडा जाने का भी मौका मिला था, और वहाँ भी मैंने अपना जो शोध कार्य था उसका एक पर्चा वहाँ प्रेजेंट करा। कैसा लगा उस वक्त? बहुत ही अच्छा लगा था, क्योंकि उसके लिए मेहनत भी बहुत करी थी उस पर्चे को निकालने के लिए, और उसके बाद वहां जाने के लिए भी बहुत मेहनत करी थी, जिससे जो फंड थे वो ऐसा नहीं होता हमें कि ये संस्थान देता है। जो कनाडा वाली ट्रिप के लिए मैंने जितनी दौड़ भाग करी थी, और एक तो DST डिपार्टमेंट ऑफ साइंस और टेक्नोलॉजी ने आधा टिकट मेरा दिया था, एक ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट की एक स्कीम चल रही थी, वहां से मेरा आधा टिकट हुआ था, और मेरा जो खाने पीने का खर्चा वहां से हुआ था। मतलब तो उसके लिए भी मेहनत करनी पड़ी, बहुत भाग दौड़ करनी पड़ी थी। लेकिन ये था कि सब हमारे डायरेक्टर साहब साथ थे, वो जब भी कोई कार्य होता था वो सारा हमें जाने देते थे, परमिशन दिल्ली जाने की। वहां जाके काफी यही महीने थे जून जुलाई के मुझे याद है, और इसमें काफी दौड़ धूप करके, और मुझे बहुत गर्व है कि मुझे ये टिकट के सारे पैसे मिल गए थे, और इसी वजह से मैं वहां जा पाई थी। ये शादी से पहले की बात है कि बाद की? नहीं, ये शादी के बाद की बात है, बल्कि मेरी बिटिया थी करीब 4 साल की, उसको छोड़ के गई थी मैं। तब तो हम जरूर जानना चाहेंगे कि हस्बैंड के बारे में और फैमिली के बारे में, कौन कौन है फैमिली में, हस्बैंड क्या करते हैं, और ये सब जो एडजस्टमेंट है, सामंजस्य है, इस तरह की भागदौड़ की जिंदगी का कैसे बिठाया हुआ है? मनदीप जी, मेरी अब 2 बेटी हैं। एक बेटी अब 6.5 साल की है, और दूसरी बेटी 2.5 साल की करीब हो गई है। लेकिन हस्बैंड का जहाँ आप कह रही हैं वो इतना बढ़िया रोल है हमारे उसमें कि हमेशा ये तालमेल होता है। अगर मैं बिजी हूँ तो हस्बैंड हमेशा ये कोशिश करते हैं कि वो फ्री होके बच्चों की देखभाल करें। हमारे आप ये तो स्वाभाविक है कि 10 से 5 तो कोई हमारे पास हेल्प है जो घर पे हमें मदद करते हैं। आपके साइंटिस्ट हैं? हस्बैंड साइंटिस्ट हैं मेरे, हाँ जी। वो IVRI में प्रधान वैज्ञानिक हैं, विस्तार विभाग में ही प्रधान वैज्ञानिक हैं। तो वो जब भी ऐसे कोई होते हैं वो हमेशा क्योंकि हमारा सब्जेक्ट एक ही है, तो वो हमेशा पीछे से धक्का मारते हैं उनको, बल्कि वो आगे कभी नहीं आते हैं। मुझे हमेशा पीछे से धकेल के कि भाई ये भी करो और वो भी करो,
और क्योंकि मैं ज़्यादा थोड़ा सा हाथ पैर मारने वाली भी ज़्यादा हूँ, तो वो मुझे हमेशा इनकरेज करते हैं कि जो मैंने नहीं किया तो कम से कम तुम करो उस चीज़ को। और हमेशा कभी बच्चों के लिए भी कभी ये नहीं होता कि भाई बच्चे कैसे संभलेंगे या कुछ है। जब मैं बाहर कनाडा गई थी तो करीब 3 हफ्ते के लिए गई थी, और बेटी को संभालना, स्कूल भिजवाना। मेरे पेरेंट्स भी फॉर्चुनेटली बरेली में ही हैं, तो नानी जी उनकी आ गई थी, पर वो तो सोती भी थी तो अपने बाबा कहती है पिताजी को, तो बाबा के पास ही सोती थी, और तैयार भी करेंगे तो वही करेंगे, खाना खिलाएंगे तो भी वही खिलाएंगे। नानी तो ये थी कि हाँ ठीक है, घर में देखने के लिए ओवरऑल थी। तो हस्बैंड का तो मेरा हमेशा ही बहुत ही सपोर्ट रहा है। बहुत अच्छी बात है, और बल्कि इस तरह का तो जो एक आदर्श ये कहिए सामंजस्य है, सभी के लिए समझने वाला और सोचने वाला है। हाँ अनीता, अब थोड़ा सा और हट के बात करना चाहेंगे, और क्या क्या शौक है इस दफ्तर की जिंदगी के अलावा? मंदिर जी, मुझे घूमने का बहुत शौक है, जगह देखने का, डिफरेंट जगह देखने का। और जगह भी मुझे ज्यादा जो नेचर से करीब है वो पसंद है। मतलब कंक्रीट जंगल घूमने का मन नहीं है कि जहाँ बिल्डिंग्स बनी है, ऐसी जगह नहीं है। पर हाँ, पहाड़ चले जाओ और सी के पास चले जाओ, ये बहुत पसंद है। ट्रैकिंग हम लोग बहुत करते थे, क्योंकि मैंने आपको एक बार बीच में मेंशन किया कि पचमढ़ी में थे हम, एमपी की एक कई बार अभी टीवी वगैरह पे बहुत कार्यक्रम भी आते हैं पचमढ़ी पे। बहुत ही सुंदर जगह है, वहाँ बहुत ट्रैकिंग करते थे, और वो शौक अभी तक गया नहीं है। जहाँ मौका लगता है तो बोरिया बिस्तर बांध के हम लोग पहाड़ों पे घूमने निकल जाते हैं। और इसके अलावा पुराने गीत सुनने का बहुत शौक है, और टीवी देखना ज्यादा मुझे पसंद नहीं है। तो गाने सुनने का शौक है कि गाने का भी शौक है? म्यूजिक से किस तरह का लगाव है? गाने सुनने का ही ज्यादा शौक है, क्योंकि ये दिली तमन्ना रह गई कि मैं भी म्यूजिक सीखती, क्योंकि जो सुर तो थोड़ा बहुत ठीक ही है, लेकिन गाने की जो कहते हैं ना, एक रियाज करने के बाद ही एक आती है, जो एक प्रैक्टिकल ट्रेनिंग है, वो तो है नहीं। बहुत शौक था, और अभी भी मैं सोचती हूँ कि कहीं ऐसा मौका मिले, कोई गुरु ऐसा मिल जाए जो मुझे सिखाने को तैयार हो जाए, तो मैं जरूर सीख लूंगी गाना। शौक बहुत है। किस तरह के गाने पसंद करती हैं? मुझे मनदीप जी गजलें पसंद है, और पुराने गीत बहुत पसंद। फेवरेट आर्टिस्ट, सिंगर? फेवरेट सिंगर मेरे गजल में तो मुझे मेहंदी हसन और गुलाम अली बहुत पसंद है। और पुराने गीतों में हालांकि बड़ा मुश्किल है कहना, उस समय के गायक जो थे सभी बहुत ही अच्छे थे, लेकिन कुछ खास में से हेमंत कुमार जी हैं, और किशोर कुमार का भी अपना ही एक अंदाज था। आशा भोसले बहुत ही पसंद है। लता मंगेशकर जी के भी पुराने गाने खास कुछ हैं जो बहुत ही अच्छे लगते हैं। कौन सा कोई खास याद है? एक आम्रपाली का है, नील गगन की छाँव में। बहुत प्यारा सा गीत है, थोड़ा सा सुनवा दें? जी जरूर। नील गगन की छाँव में दिन रैन गले से मिलते हैं, दिल पंछी बन उड़ जाता है, हम खोए खोए रहते हैं। जब फूल कोई मुस्कुराता है, रीतों की सुगंध आ जाती है। नस नस में भंवर सा चलता है, मधुमाछी झलम चल पाती है। यादों की नदी घिर आती है, हर मौज में हम तो बहते हैं, दिल पंछी बन उड़ जाता है, हम खोए खोए रहते हैं। नील गगन की छाँव में दिन रैन गले से मिलते हैं, दिल पंछी बन उड़ जाता है, हम खोए खोए
अनीता, किचन में कौन ज्यादा काम करता है? किचन का रोल क्या रहता है? जाहिर है कि दोनों का बराबर का जॉब है, बिल्कुल सेम लगभग रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं और बल्कि भाग दौड़ नीता को ज्यादा करनी पड़ती है। क्या स्थिति होती है घर में? मनदीप जी, जो हम लोग की शादी हुई थी, क्योंकि हस्बैंड की ने काफी लेट मैरिज करी थी तो और बैचलर जिंदगी काफी बिताई थी, तो उन्होंने पहले ही डिक्लेयर कर दिया था कि मैं 2 साल किचन में बिल्कुल नहीं घुसूंगा। अच्छा। ये उनका फर्स्ट डिक्लेरेशन था, शादी के बाद मैं 2 साल किचन में नहीं घुसूंगा। फिर भी अगर मैं बीमार हूँ तो वो जरूर कुछ ना कुछ मैनेज कर लेंगे बनाने को। और चाय का तो ये होता था कि जो पहले उठता है वो चाय बनाता है बेटी, ये नहीं है कि नीता उठेगी और नीता चाय बनाएगी, ऐसा कोई हमारे यहाँ रोल नहीं है। बल्कि ये ऐसा होता है कि देखती रहती हूँ कि अच्छा ये उठ गए, चलो अब तो मैं नहीं उठती, थोड़ी देर और लेटे रहो क्योंकि चाय तो बन के आ ही जाएगी। लेकिन उसके बाद से अब जैसे जब जरूरत पड़ती है तो इन्होंने मेरी बहुत मदद करी और ये बहुत ही अच्छे कुक हैं। अब ये जरूर है कि हम दोनों ही बहुत अब आलसी से हो गए हैं, अब ज्यादा सर्वेंट पे निर्भर करने लगे, क्योंकि बच्चों थक भी जाते हैं। और फिर एक चीज होती है कि जब हमारे पास टाइम है हम उसको किचन में बिताएं या अपने बच्चों को दे, डिसीजन इस पे आ जाता है। तो ये होता है कि सुबह के समय में मैं सारी तैयारी करवा के और एक छौंका जो लगाना होता है वो जरूर लगा देती हूँ। शौक मुझे बहुत है कुकिंग का, पर रोज की दाल सब्जी बनाने का नहीं है। मुझे लगता है कि हाँ कुछ बढ़िया से पकवान हो, कुछ खाने वाले हों। और मेरे हस्बैंड जो है उनका टेस्ट जो है वो टिपिकली इंडियन फूड का है, और मुझे जो है ऊट पटांग चीजें कि नूडल्स बना लिए, पिज्जा बना लिए और इंग्लिश स्टाइल कुछ अपनी और रेसिपीज बना लिए, उसका बहुत शौक है। और मेरी बेटी को खाने का भी बहुत शौक है इस तरह की चीजें। तो हम एक बैलेंस सा बना लेते हैं कि वीक में एक बार इस तरह की चीज बना ली और बाकी समय नॉर्मल अपना फूड बना लिया। लेकिन जरूरत पड़ने पे हस्बैंड हमेशा कुक करते हैं, और चाय तो मैं कहूँगी कि अक्सर ही बना देते हैं। तो और जिंदगी में क्या लगता है कि हाँ मुझे भी और कुछ करना है, कोई ऐसा ख्वाब करियर की लाइफ में कि लगता है कि हाँ मैं कुछ और करूँ या कहीं और जाऊँ मैं? संदीप जी, ये तो सबका ही ख्वाब होता है कि एक्सेल करें, पोजीशन के आगे क्या पाएं। ये तो मैं कुछ ऐसे कोई कॉन्क्रीट नहीं सोच रखा है मैंने कि हाँ मेरे को डायरेक्टर बनना है या डायरेक्टर जनरल बनना है या कुछ ऐसा बनना है, इस तरह के तो कोई बड़े ख्वाब नहीं है। पर ये है कि जो कार्य मैं कर रही हूँ मुझे उसमें ये मन करता है कि मैं कुछ ऐसा करूं जो किसी ने ना कर रखा हो, जो डिफरेंट हो और जिसकी जो बहुत महत्वपूर्ण हो हमारे ग्रामीण लोगों के लिए, ये इच्छा होती है। और आजकल हम लोग के यहाँ इंटरनेट फैसिलिटीज भी बहुत हैं और मैं आजकल यही कोशिश लगातार करती हूँ संपर्क बनाने का लोगों से कि किस तरह का कार्य है जो हमारे ग्रामीण लोगों को ज्यादा से ज्यादा मदद करेगा। क्योंकि अभी मुझे इस फील्ड में 10 साल की मेरी नौकरी हुई है, तो अभी मैं कहूँगी कि मैं बहुत इमेच्योर हूँ अपने फील्ड में, और मैं सबके तरफ देखती रहती हूँ और सबसे राय लेती रहती हूँ कि किस तरह का कार्य करना चाहिए जिससे हमारे ग्रामीण लोगों को की जिंदगी बेहतर हो। और इसमें महिलाओं के लिए खास तौर से मैं चाहती हूँ कि कुछ इस तरह के कार्य हो हमारे। और मुर्गी पालन का तो एक क्षेत्र ऐसा है कि अगर हम लोग सही तरह के इनको जर्म प्लस मतलब हमारी मुर्गियों की जो नस्लें हैं दे पाएं और बीमारियों के लिए कुछ कर पाएं तो बहुत उन्नति कर सकेंगी हमारी ग्रामीण महिलाएं इस क्षेत्र में। नीता, बेटियां 2 हैं आपकी, आपने बताया। मुझे लगता है कि वो जो बनना चाहेंगी, मेरी जो बड़ी बेटी है, छोटी ने तो अभी स्कूल ही नहीं शुरू करा है, मैं ये जरूर चाहती हूँ कि वो एक प्रोफेशनल लाइन जरूर पकड़े। और वो क्या लाइन, आज से 10 साल बाद क्या उस समय सीन होगा और उसकी क्या कैपेबिलिटी है, मुझे अभी ये नहीं मालूम है क्योंकि वो अभी 2nd क्लास में है। अभी इंटेलिजेंट लगती है बहुत, वो भी बहुत ज्यादा चंचल और नटखट है और बहुत ही लेकिन इंटेलिजेंट है। जो स्कूल में पढ़ के आती है मुझे उसको कभी सिखाना नहीं पड़ता है, हाँ दोहरा के, और वो लिखने में बहुत आलस करती है। तो ये तो अभी उसकी बचपन की बातें हैं, आगे चल के वो कैसा करेगी ये अभी मैं कह नहीं सकती। तो लेकिन मुझे ये जरूर लगता है कि उसकी एक अपनी प्रोफेशनल लाइन होनी चाहिए, उसको इंडिपेंडेंट होना चाहिए। इस वजह से नहीं कि उसको कुछ अपने ये इस्टेब्लिश करना है कि हाँ मैं कुछ मतलब कोई झगड़े के वजह से के करना है कि भाई मैं अलग हूँ और अस्तित्व बनाने के लिए, ऐसा कोई बात नहीं है। लेकिन ये कि अगर वो अपने आइडेंटिटी जानती होगी तो वो अपने फैमिली को ज्यादा अच्छा चला सकेगी और कंट्रीब्यूट कर सकेगी। नॉर्थ साउथ का जो घर में कॉम्बिनेशन है जी, इसके बारे में थोड़ा सा और बताओ कि किस तरह से लैंग्वेज प्रॉब्लम
ठीक है, हस्बैंड यहाँ रहते हैं, हस्बैंड बरेली में है, तो इसलिए जाहिर है कि लैंग्वेज प्रॉब्लम उनके साथ तो नहीं होगी, लेकिन उनकी फैमिली के साथ में आपका एडजस्टमेंट किस तरह से है? मनदीप जी, बहुत ही बढ़िया तरीके का हम लोग का एडजस्टमेंट है। पहले तो जब मैं गई, बेसिकली महाराष्ट्र में कहाँ की है वो अमरावती, नागपुर के पास अमरावती है, अमरावती डिस्ट्रिक्ट को बिलोंग करते हैं, अमरावती में ही अब उनका घर है। जब मैं शादी होके गई तो वहाँ जो भांजे भांजी थे वो सारे बगल में बैठे रहते थे कि मामी अब ये कह रहा है, अब ये कह रहा है। वैसे हिंदी सभी वहाँ जानते हैं, लेकिन जब परिवार इकट्ठा होता है तो स्वाभाविक है कि उनकी अपनी मातृभाषा में लोग बोलने लग जाते हैं, तो वो जरूर एक ना एक जना आके बगल में बैठ जाता था। और एक और बात है मराठी के विषय में कि वो बहुत ही संस्कृत की तरह है। संस्कृत और हिंदी सोच लीजिए आप कि अगर आप थोड़ा ध्यान से सुनेंगे और थोड़े दिन सुनेंगे तो आपको अपने आप जिस तो बात का समझ में आ ही जाता है। और मेरी ये हमेशा मेरे हस्बैंड के साथ लड़ाई रहती है कि वो मराठी में बोलते नहीं है। और मेरी देवरानी भी है, वो भी फॉर्चुनेटली गढ़वाल की है, तो उसका हस्बैंड उसके संग में बहुत बोलता, देवर जो है। और मेरी नंद भी क्योंकि संग में रहती थी तो दोनों मराठी में बोलते थे, तो उसने तो बहुत जल्दी पिक कर लिया। और मैं हमेशा लड़ती हूँ कि आप मराठी में नहीं बोलते, इसलिए मुझे मराठी नहीं आ पाई। मैं कहती हूँ बेटी के साथ ही बोलिए, कम से कम वो सीख पाएगी एक और भाषा। और जितनी ज्यादा भाषाएं जाने उतना ज्यादा अच्छा रहता है। और जहाँ तक के घर के खाने का स्टाइल है, तो हस्बैंड क्योंकि और पता नहीं क्या बात है, किस वजह से, कोई ऐसे पर्टिकुलर रीजन नहीं, ये नहीं कि वो पर्टिकुलर थे, पर आप मानेंगे नहीं, मेरे घर की जो कुकिंग का स्टाइल है वो ज्यादा मराठी है और कम पंजाबी है। और आज भी मतलब ऐसा नहीं है, राजमा बनते हैं हमारे घर में, और जो गोभी बनती है वो बिल्कुल मराठी स्टाइल बनती है, दाल बनती है वो टिपिकली मराठी स्टाइल बनती है, कड़ी बनती है वो टिपिकली, और मुझे वो ही ज्यादा पसंद है, वही खाना मुझे ज्यादा पसंद है, किसी प्रेशर की वजह से नहीं। पर अभी भी मतलब चॉइस मेरे पास होती है, और ये चाहे कहेंगे भी कि भाई आज दाल चावल खाने हैं तो तड़के वाली दाल बनाना, स्पेशली बोलेंगे तो मराठी स्टाइल मत बनाना। नीता, लंबी हमारी बातचीत हो चुकी है और काफी कुछ जानने की कोशिश हमने की है, आपसे निकलवाने की कि कहाँ क्या क्या करती है नीता, और जिंदगी में औरत की किस तरह से दफ्तर और घर का जो कॉम्बिनेशन है वो बनाए रखते हुए अपनी जिंदगी को, ये कही कि अपने अस्तित्व को भी, अपनी पहचान को भी बनाए रखती हैं महिलाएं। ये हमने आज श्रोताओं तक पहुंचाने का प्रयास किया है। नीता, आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आप स्टूडियो में आई हैं और एक वैज्ञानिक, महिला वैज्ञानिक से हमारी मुलाकात हो पाई है। बहुत बहुत आपका शुक्रिया। धन्यवाद मनदीप। एनसीवीडीए कार्यक्रम के अंतर्गत अभी डॉक्टर नीता खांडेकर, वरिष्ठ वैज्ञानिक, केंद्रीय पक्षी अनुसंधान संस्थान बरेली से बातचीत कर रही थी मनदीप कौर। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के रामपुर केंद्र से प्रसारित किया जा रहा था।